हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अर्थात तत्वों का निष्कर्षण। ये चैप्टर नंबर बुक में तो 6 है, बट मैं इसी से स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा आपको इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक टर्म्स यूज हुई हैं उन सभी टर्म्स का हम अच्छे तरीके से आपको समझाएं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। पहली बात स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिएगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता क्या है। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं को देखते जो भी हमारी यूजफुल है। ये सारी जो वस्तुएं हैं कहीं कहीं किसी या तो मेटल से मिलकर के बनी होती हैं, या तो नॉन मेटल से मिलकर के बनी होती हैं, या फिर ये मेटलाइट से मिलकर के बनी होती हैं। हम आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बारे में बताएंगे आगे। तो जितनी भी हम वस्तुएं यूज करते हैं, चाहे वो हमारी दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हो डेली लाइफ में, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी सीट्स हो, चाहे हम क्लॉथेस यूज करते हो, जितनी भी हम अपनी डेली लाइफ में जो भी हम थिंग्स यूज करते हैं, जो भी हम वस्तुएं यूज करते हैं, वे सारी वस्तुएं कहीं कहीं या तो मेटल से मिलकर के बनी हैं, या तो नॉन मेटल से मिलकर के बनी होती हैं, या तो फिर मेटलाइट से मिलकर के बनी होती हैं। ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स मोस्टली अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। अर्थ के अंदर से इन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स को आइसोलेट करना, सेपरेट करना ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहलाता है। अर्थात पृथ्वी से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स को सेपरेट करना, आइसोलेट करना, अलग करना ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहलाता है, तत्वों का निष्कर्षण कहलाता है। चलिएगा कुछ इसमें बेसिक टर्म्स है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत में, वो हम आपको उन बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो कौन कौन सी बेसिक टर्म है? पहले इसमें बेसिक टर्म है कि अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात तत्वों की उपलब्धता कैसी होती है। अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स बहुत आसानी से समझिएगा, अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं वो पृथ्वी के अंदर दो ही रूपों में पाए जाते हैं। मतलब जो तत्व होते हैं वो पृथ्वी के अंदर दो रूप में पाए जाते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में होंगे जिसे, और या तो फिर वे कंपाउंड स्टेट में होंगे। अर्थात जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो रूपों में पाए जाते हैं। कौन कौन से रूप में? एक तो फ्री स्टेट में होते हैं स्टूडेंट, फ्री स्टेट को हम नेचुरल स्टेट भी कहते हैं, और दूसरी स्टेट होती है कंपाउंड स्टेट, अर्थात संयुक्त अवस्था। अभी मैं इसको बताऊंगा कि फ्री स्टेट क्या होता है, कंपाउंड स्टेट क्या होता है। नेचुरल स्टेट अर्थात फ्री स्टेट किसे कहते हैं? फ्री स्टेट का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट जिस रूप में पाया जाए, अगर उसी रूप में पृथ्वी के अंदर अवेलेबल है तो उसे हम बोलते हैं वो एलिमेंट नेचुरल स्टेट में है। मतलब जब कोई भी एलिमेंट सिंपल सबस्टेंस के रूप में पाया जाए, अर्थात साधारण पदार्थों के रूप में पाया जाता है, तो वो ऐसी अवस्था हमारी फ्री स्टेट कहलाती है। कहने का मकसद ये है कि जो एलिमेंट्स सिंपल सबस्टेंस के रूप में, अर्थात साधारण पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं, वे हमारी मुक्त अवस्था कहलाती है। खास पहचान इसकी कैसी होती है कि जो मेटल्स या तो वेरी लेस रिएक्टिव होंगे, मतलब बहुत कम क्रियाशील होंगे, या फिर नॉन रिएक्टिव होंगे, बिल्कुल नहीं क्रिया करेंगे, वही एलिमेंट्स हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत कम क्रियाशील होते हैं, या फिर नॉन रिएक्टिव होते हैं, या फिर अक्रियाशील होते हैं, वे एलिमेंट हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे नियान है, जैसा कि हमारा आर्गन है, जैसा हमारा क्रिप्टॉन है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे कैसे होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसलिए बेटा ये सभी एलिमेंट हमारे इनर्ट गैसेस हैं, अर्थात ये कभी किसी भी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ना ही किसी से क्रिया करते हैं, इसलिए ये एलिमेंट हमारे इनर्ट कहलाते हैं, अक्रिय कहलाते हैं। और हमने आपको डेफिनेशन बताई कि जो एलिमेंट्स अक्रिय होंगे, जो एलिमेंट क्रिया नहीं करेंगे, वे सारे एलिमेंट्स हमारे किस में पाए जाएंगे? फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ओके, मूव करते हैं कंपाउंड स्टेट। कंपाउंड स्टेट में इस ऐसे मतलब कंपाउंड स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे स्टेट को हम कंपाउंड स्टेट कहते हैं। कैसे पहचानेंगे?
इसमें देखो फ्री स्टेट में कैसे एलिमेंट होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट मतलब कंपाउंड स्टेट में वे एलिमेंट्स पा जाते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वे एलिमेंट्स कंपाउंड स्टेट में पा जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि Na, जैसे कि Cl, जैसे कि Ca, जैसे कि Mg, जैसे कि पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं, इसका एक रीजन भी है, क्योंकि अगर हम NaCl, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैं पाऊंगा कि इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थात जिसे ये आसानी से लॉस कर देते हैं, जबकि क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 है, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से कंसीव कर सकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को या 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं और 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये एलिमेंट जो होते हैं वो कंपाउंड स्टेट में पा जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको फ्री स्टेट और कंपाउंड स्टेट दोनों समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं, फिर इसमें एक टर्म आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वे होते हैं जिन्हें हम खनिज बोलते हैं। अगर हम इसको वर्ड से देखें तो खनन से जो प्राप्त होते हैं वही खनिज कहलाते हैं। खनन मतलब खुदाई, डिगिंग, अर्थात अगर हम अर्थ को खोदने से जो भी मिनरल प्राप्त हो जाती है वही हमारी क्या कहलाएंगी, मिनरल्स। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब कोई भी तत्व पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो एलिमेंट जिस रूप में पाए जाते हैं, किसी भी फॉर्म में पाए जाए, उसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। एक होता है बेटा ओरी, मतलब इसको बोलते हैं अयस्क। दूसरी टर्म है ओरी, ओरी का मतलब होता है अयस्क। हाँ, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर मिनरल्स क्या होते हैं, भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर मिनरल्स जो होते हैं बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें राजस्थान, बिहार में जो होता मैग्नीज है और आयरन है, ये ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर मिनरल्स अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ओरी, मतलब अयस्क। अगली टर्म है अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, आपने नाम तो सुना होगा, बहुत अच्छा सा होता है उन खनिजों से जिनसे बहुत ही लाभदायक धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब ऐसे खनिज जिनसे बेनिफुल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वे मिनरल्स हमारे ओरी कहलाते हैं। मतलब ओरी क्या होते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे कि अगर हम एक ओरी ले लेते हैं Al2O3 2H2O, इसको बेटा हम बॉक्साइट बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम का एक ओरी है, अर्थात एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। अगर इस अयस्क से अगर हम मेटल्स को प्राप्त करें, मतलब ऐसे खनिज जिनसे कोई भी बेनिफुल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करें, प्राप्त करें, तो वे मिनरल्स हमारे क्या कहलाएंगे, ओरी कहलाएंगे, अयस्क कहलाएंगे। ये अयस्क स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम आपको बता भी देते हैं। इन्हें कई क्लासों में क्लासिफाइड किया गया है। वो कौन कौन से क्लासेस हैं जरा हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 जो ओरी होते हैं उन्हें बहुत सारे क्लासेस, नंबर 1 प्रिंसिपल ओरी, एक होते हैं प्रिंसिपल ओरी जिन्हें हम बोलते हैं मूल अयस्क। बेटा मूल अयस्क कौन से होते हैं, प्रिंसिपल ओरी होते हैं कि ऐसे ओरी जिनमें कोई भी मेटल एलिमेंट स्टेज में हो, मतलब कोई भी मेटल एलिमेंट स्टेज में हो, तो वे ओरी प्रिंसिपल ओरी कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल इसके कौन से होंगे, जैसे सिलिका एक क्या है, प्रिंसिपल ओरी है। जैसे क्ले अर्थात मिट्टी एक क्या है, एक प्रिंसिपल ओरी है। नेक्स्ट ओरी होता है सल्फाइड, बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे सल्फाइड ओरी। सल्फाइड ओरी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे ओरी जिनमें मेटल्स सल्फाइड के रूप में अवेलेबल हो, मतलब ऐसे अयस्क जिनमें मेटल्स सल्फाइड के रूप में पाया जाए तो वो ओरी हमारे सल्फाइड ओरी कहलाते हैं। जैसे CuFeCu2FeS2 मतलब कॉपर पायराइड CuFeS2, ठीक है। जैसे जिंक सल्फाइड, ये देखो इसमें भी सल्फर अवेलेबल है, इसमें भी सल्फाइड अवेलेबल है, जिसे PbS। बेटा इसको हम आयरन कॉपर पायराइड बोलते हैं, इसको जिंक ब्लेंडी बोलते हैं। जिंक ब्लेंडी एक ओरी है, ये जिंक ब्लेंडी ये जिंक का ओरी है। इसे हम गैलेना, ये लेड का ओरी है। ये कॉपर पायराइड अर्थात ये कॉपर का अयस्क है। तो देखिएगा सल्फाइड अयस्क क्या होता है कि ऐसे अयस्क, ऐसे ओरी जिनमें मेटल्स सल्फाइड के रूप में अवेलेबल हो तो वो हमारे कहलाते हैं सल्फाइड ओरी। नेक्स्ट अगला है बेटा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ओरी। ऑक्सीजनेटेड ओरी को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है।
वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड ओरी। नंबर 2 होता है कार्बोनेट ओरी। नंबर 3 होता है सल्फेट ओरी। और नंबर 4 होता है सिलिकेट ओरी। मतलब ऑक्सीजनेटेड ओरी को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो ऑक्साइड ओरी, दूसरे कार्बोनेट ओरी, तीसरे सल्फेट ओरी, चौथा सिलिकेट ओरी। ऑक्साइड ओरी कौन से होते हैं? ऑक्साइड ओरी वे होते हैं जिनमें ऑक्साइड अवेलेबल होता है, जैसे ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड, जिसे हम जिंकाइट कहते हैं। ओके बेटा, जैसे Al2O3 इंटू 2H2O, ये क्या है हमारा? बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का एस्क है। जैसे Fe3O4, ये क्या है हमारा? ये आयरन का एस्क है। कार्बोनेट, ऐसे एस्क जिनमें कार्बोनेट ग्रुप अवेलेबल होता है, जैसे MgCO3, ठीक है, जैसे ZnCO3, ये क्या है? ZnCO3 कैलामाइन है। सल्फेट क्या होते हैं बेटा? सल्फेट ऐसे होते हैं जिसमें सल्फेट पाया जाता है अर्थात BaSO4, ये क्या है? बायराइट्स है, ठीक है। जैसे MgSO4, ये क्या है? एप्सोमाइट है, इसे हम एप्सोमाइट कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? बायराइट्स बोलते हैं। सिलिकेट्स जिसमें ओरी SiO4 अर्थात जिसमें SiO4 उपस्थित हो, वे हमारे सिलिकेट्स ओरी कहलाते हैं। ओके, इसके बाद अगला ओरी जो होता है वो होता है हाइलाइट ओरी। मैं आपको बता देता हूं हाइलाइट ओरी। हाइलाइट ओरी स्टूडेंट्स क्या होते हैं? हाइलाइट ओरी वे होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और इन ओरी में जो होता है कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप अवश्य अवेलेबल होता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल बता देंगे, जैसे कि NaCl, ये क्या है? हाइलाइट ओरी है। जैसे कि कार्नेलाइट अर्थात कार्नेलाइट का बेटा फार्मूला होता है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। देखो यहां पर भी क्या है? हैलोजन है। जैसे AgCl, ये भी क्या है? इसको बोलते हैं सिल्वर हॉर्न। ये भी क्या है? एक हमारा एक क्रायोलाइट होता है। ये सारे हमारे क्या हैं? हाइलाइट अयस्क हैं। एक बेटा होता है हमारा अयस्क जो होता है जिसको बोलते हैं संकर अयस्क। संकर अयस्क जो होते हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थात कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। यही हमारे होते हैं अयस्क के टाइप्स। ओके, इसके बाद होता है अयस्क के टाइप्स होते हैं। इसके बाद हम आपको एक लिस्ट बनवाएंगे, आगे बता देंगे लिस्ट कैसे बनेगी, कौन कौन से मेटल्स हैं, उनके कौन कौन से अयस्क हैं। लिस्ट लंबी है इसलिए कल के लेक्चर में रखेंगे, लेकिन आज मैं बता देता हूं कि कल क्या पढ़ाएंगे। इसके बाद में होता है कि एक होता है मेटलर्जी, आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं धातुकर्म। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब टॉपिक है। मेटलर्जी को मतलब कहते हैं धातुकर्म। धातुकर्म क्या होता है कि किसी भी ओरी से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितने फिजिकल और केमिकल मेथड्स का यूज किया गया है, अर्थात किसी भी ओरी से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी फिजिकल और केमिकल मेथड्स का आप यूज करते हो, उस फिजिकल और केमिकल मेथड्स के कलेक्टिवली फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। अर्थात अयस्क से धातुओं को निष्कर्षण में जो भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है, वो भौतिक और रासायनिक प्रक्रम क्या कहलाते हैं? धातु कर्म कहलाते हैं। ये मेटलर्जी की जो प्रोसेस है वो निम्नलिखित स्टेप में कंप्लीट होती है। वो स्टेप कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है क्रशिंग ऑफ ओरी। क्रशिंग मतलब होता है अयस्क का पीसना। नंबर 2 होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओरी, मतलब अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण अभी हम बताएंगे। क्रशिंग ऑफ ओरी क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्रशिंग ऑफ ओरी बेटा होता है जैसे जो खान होते हैं, खान मतलब पृथ्वी के अंदर अर्थात अर्थ के अंदर से जो भी हम ओरी निकालते हैं, वो ओरी के बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। उन बड़े बड़े टुकड़ों को हम हथौड़े से पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं। फिर हम उन्हें स्टैम्प मिल में डाल देते हैं। स्टैम्प मिल एक अयस्क को पीसने की मशीन होती है। स्टैम्प मिल में डाल देते हैं। डालने के बाद वो अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं अयस्क का पीसना अर्थात क्रशिंग ऑफ ओरी। कंसंट्रेशन ऑफ ओरी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओरी होता है कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओरी, अर्थात कोई भी अयस्क 100% प्योर नहीं होता है। उस किसी भी अयस्क से जो भी उसमें अशुद्धियां इन्वॉल्व है, उन अशुद्धियों को अयस्क से दूर करना ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओरी, अर्थात अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओरी इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओरी, उसे हम ओरी का सांद्रण कहते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओरी कई स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेप होते हैं? नंबर 1 होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस।
इसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नंबर दूसरा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये दूसरा मेथड होता है। तीसरा होता है इसका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और चौथा होता है केमिकल लीचिंग मेथड। ये 4 मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम अयस्क शामिल करते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और केमिकल लीचिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स इन मेथड्स को हम कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।